नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की 5 बड़ी खबरें कौन कौन से होने वाली हैं। तो पहली खबर यह होगी कि 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम मुहर के क्या मायने हैं, यह आप समझ पाएंगे। दूसरी खबर यह है कि शाह के दौरे से आखिर सियासत क्यों गर्म हो गई बिहार की। तीसरी खबर यह है कि कोसी हाई डैम से जुड़ी हर जानकारी क्या आपको जाननी जरूरी है। तो बिल्कुल हां, 351 करोड़ रुपए कितने होते हैं यह भी आपको समझना चाहिए कि 351 करोड़ रुपए जब आए पहली बार नजरों के सामने से तो कैसे थे। हेमंत को ईडी के छठे समन पर बात होगी, उसे भी हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम मुहर लग गई। सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई और इसे अदालत ने सही ठहराया। और आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध थी और यह फैसला सरकार ने जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था। ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था। 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इनमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अभिन्न अंग है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील खारिज करते हुए कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के लिए खुला नहीं है। इससे राज्य के प्रशासन को नुकसान होगा। कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब वहां लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व होता है, सितंबर के महीने में अगले साल के, उससे पहले चुनाव भी होंगे, यानी कि लोकतंत्र भी वहां जीवित होगा। हत्याओं की वजह से अब वापस जब पहुंचेंगे तो जब वहां जाके फिर से मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश के साथ हर घर तिरंगा जब लहराएगा तो फिर से जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर भारत के साथ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। मतलब ये कि 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भी अनुच्छेद 370 हटाने को गलत बता रही है। उन्होंने कहा कि अलगाववाद से आतंकवाद का जन्म हुआ और अलगाववाद को अनुच्छेद 370 जन्म देती थी। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि POK भारत का है, कोई 1 इंच जमीन नहीं छीन सकता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही नहीं मान रही। आपको यह बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। वहीं अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को OBC विरोधी बताया है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ?
क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। तो 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम मुहर के मायने को जरा समझिएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा बीजेपी का बड़ा चुनावी मुद्दा था और बीजेपी इस मुद्दे को अपने हर एक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती थी। लेकिन जब 2019 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती तो उसने अपना वादा निभाया और जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का साहसिक फैसला लिया। इस फैसले के खिलाफ खूब राजनीति हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि J&K पर केंद्र का फैसला आखिरी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। कोर्ट ने यहां कहा कि भारत में विलय के बाद J&K संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार की बड़ी जीत है। अब बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि मोदी हर बड़े फैसले की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे के अगले ही दिन जेडीयू ऑफिस में पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी के अलावा प्रमंडलीय अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई है। इस बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा क्या हुआ? बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। सबसे ज्यादा हलचल सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर देखने को मिल रहा है। शाह के दौरे के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक होने लगी। पार्टी के तमाम विधायक एमएलसी के साथ साथ इस बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और इस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित जो प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। कहने को तो ये बैठक 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर जेडीयू की बड़ी रैली की तैयारी की समीक्षा हुई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य मकसद आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करना था। इस कयासबाजी को इस बात से बल मिल रहा है कि जेडीयू ऑफिस में बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में भी बैठक हुई और खुद सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। बताया भी जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीतियां भी बना रही है, लेकिन इस बीच में अति पिछड़ा नेताओं को बुलावा दिया गया है एक अन्य मार्ग में कि कर्पूरी जयंती के दौरान जो रैली होने वाली उसकी तैयारी कैसी है, क्या कुछ है। चूंकि इसके पहले भीम संसद के दौरान जेडीयू ने एक बड़ी रैली की थी और अब जेडीयू की कोशिश है कि अति पिछड़ा वोटर जो बिहार में 36% के आसपास है उसे साधा जाए और इसी को लेकर एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है। वैसे तो अमित शाह का ये कोई सियासी बिहार दौरा नहीं था, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पटना आए थे। इस बैठक की वजह से करीब 1.5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक मंच पर आए, लेकिन उनके जाते ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई।
और जेडीयू के नेता काफी एक्टिव हो गए, जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए समझिए शाह के दौरे से क्यों गरमाई बिहार की सियासत। तो अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है और अमित शाह चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं, और यही वजह है कि वो जब भी बिहार आते हैं राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। वैसे भी नीतीश के अलग होने के बाद शाह की बिहार पर खास नजर है और पिछले 1-1.5 साल में अमित शाह बिहार का कई सियासी दौरा कर चुके हैं। हालांकि अमित शाह का यह बिहार दौरा जो था वो सियासी नहीं था। अमित शाह सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने बिहार आए थे, लेकिन अमित शाह के जाते ही जेडीयू नेता एक्टिव हो गए और जेडीयू में बैठकों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इसलिए सियासी हलचल तेज होना लाजमी है। बढ़ते हैं आगे। आधे दशक से भी अधिक समय से कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र में हाई डैम बनाने को लेकर माथापच्ची हो रही है। अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जल संसाधन मंत्री संजय झा को भरोसा दिया है। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ की समस्या और कोसी हाई डैम का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप हमें डिटेल्स भेजिए, हम इसे जरूर देखेंगे। नेपाल में हाई डैम बनाने के बाद भी आपने उठाई, क्या वो मुद्दा और कैसा रिस्पांस रहा? नहीं, बड़ा ये रहा, और आप जानते हैं कि पूरा जो जल संसाधन विभाग से जो 2-3 मुद्दा इम्पोर्टेंट था, एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो है आपको कोसी में हाई डैम का। उत्तर बिहार और मिथिला का पूरा एरिया डूबता है, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। हर एक साल इतना सरकार का खर्चा होता है, उस एरिया के लोग को इतना बड़ा माइग्रेशन का लार्जली वजह फ्लड है, बाढ़ है। और 2004 से विराटनगर में डीपीआर बन रहा है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है उस सारे चीज में। ये सारी बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी और ये भी कहा कि जब मैं केंद्र में जाके मिला था जो विदेश मंत्री हैं उनसे, उन्होंने भी इस सारे इशूज को देखा था, तो उस समय भी हुआ था इसको जो नेपाल से जो कुछ इशूज है पैसे को लेकर के, अन्य बात को लेकर, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि आप पूरा डिटेल मुझे इसका भेज दीजिए, मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकालूंगा। कोसी हाई डैम से जुड़ी हर जानकारी को जानिए। पटना में रविवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई और एजेंडे में कोसी हाई डैम नहीं था, फिर भी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस मुद्दे को उठाया और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोसी हाई डैम के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भारत और नेपाल की सरकार के सामने कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब सीएम और मंत्री संजय झा लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल में हाई डैम का जल्द निर्माण हो और समझना यह है कि 25 अप्रैल 1954 को कोसी परियोजना के संबंध में भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ था। 2 समितियों की सिफारिश पर 1980 में कोसी हाई डैम की रिपोर्ट तैयार की गई। दिसंबर 1991 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान समिति भी बनी और सप्त कोसी हाई डैम को लेकर डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। 2004 में इस मुद्दे पर भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था और उसी साल नेपाल में दोनों देशों का एक संयुक्त कार्यालय भी खुला। लेकिन पिछले 2 दशकों में ना तो हाई डैम के निर्माण के संबंध में डीपीआर बन पाई, ना ही इस दिशा में धरातल पर कोई खास प्रगति हुई। यानी कि तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर संजय झा ने कोशिश की है। नेपाल में हाई डैम बन जाने पर बिहार में नियंत्रित पानी आएगा, जिससे उत्तर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ का स्थायी समाधान होगा। नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ के कारण हर साल उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका डूब जाता है और इसकी वजह से हर साल जान माल का भारी नुकसान पहुंचता है। डैम बनने से बिहार में खुशहाली होगी और 2019 में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री को भी पत्र लिखा था और हाई डैम का डीपीआर तैयार कराने का अनुरोध किया था। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अगस्त 2020 में भारत सरकार के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और हाई डैम का डीपीआर तैयार कराने के बारे में चर्चा की। अब जबकि एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया गया है, उनसे रिपोर्ट मांगी है, ऐसे में हाई डैम बनने की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बार फिर समन जारी किया। इसके तहत उन्हें पूछताछ के लिए मंगलवार को रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है और अब तक की पूछताछ में हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। ईडी के समन पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है।
अब कदम उठानी चाहिए, मुझे बर्खास्त कर देनी चाहिए। समन पर समन, पहला समन, दूसरा समन, तीसरा समन, चौथा समन, पांचवा समन और अब ये एक और छठा समन। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन भेजे जाने का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी यानी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को छठा समन भेजकर मंगलवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया है। इससे पहले सीएम को 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे। यहां तक कि इसके खिलाफ सीएम हेमंत सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, पर उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब जबकि ईडी ने छठा समन भी भेज दिया है, तो एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सीएम को कानून का सम्मान करना चाहिए और अगर वो अब भी नहीं जाते हैं तो राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब कदम उठानी चाहिए। जो कानून को धत्ता बताता हो, कानून को जो ठेंगा दिखाता हो, फिर वैसे आदमी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने ईडी की कार्रवाई को विकास बाधित करने वाला करार दिया है। न्यायालय भी है इस देश में और स्वाभाविक तौर पे हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि किस प्रकार हमें परेशान किया जा रहा है। झारखंड के विकास की बाधित करने का उनका एक हथकंडा है ईडी और सीबीआई। वो हथकंडा को अपना रहे हैं और ईडी और सीबीआई कहीं आप लोग बताइए कि किसी बीजेपी के घर में कहीं गई हो या बीजेपी के पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है कि नहीं। अब सबकी नजर मंगलवार पर टिकी है। क्या छठा समन मिलने के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।